हेलो स्टूडेंट्स, गोपी मैथ्स के इस चैनल पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बहुपद। जो बहुपद चैप्टर है ये आपका इकाई नंबर 1 जिसका नाम है बीजगणित। बीजगणित से मतलब यूनिट 1 बीजगणित में आपका जो है अध्याय नंबर 1 जो है ये रखा गया है बहुपद, जिसका अंग्रेजी नाम होता है पॉलिनोमियल। हमने जो है अभी तक आपके चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी आपका एग्जांपल्स हैं सारे हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा क्लास होने वाला है, जैसे कि मैं बोर्ड पे लिख के हूँ, पहले से आप लोग को दिख रहा होगा, समरी। समरी जिसका हिंदी नाम होता है सारांश। तो सबसे पहले हम सारांश पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 1 का। तो पहले हम तो ये समझ ले कि सारांश क्या होता है। सारांश यानी आपके पूरे जो चैप्टर है या बोलना चाहिए जो अध्याय है उसका एक समरी, मतलब छोटे से भाग। ये समझिए कि बड़े भाग को छोटे रूप में समझना। तो आज जो है आपके जो पूरे जो चैप्टर जो कि हमने लगभग 13 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है उसको आज हम एक लेक्चर्स में, जो कि लेक्चर नंबर 14 आपका होने वाला है, इसमें आज हम जो है पूरे पूरे 13 लेक्चर्स के जितनी जानकारी है उन जानकारी को इकट्ठा एक लेक्चर में हम समझेंगे। समरी का अर्थ होता है बड़ी भाग को छोटे भाग में समझना, ठीक है, या बहुत बृहद रूप है उसको छोटे रूप में समझना। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए, चूंकि हमारा इकाई 1 जो है आपका बीजगणित है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बीजगणित। तो पहला जो है हमारा टॉपिक रहेगा जो कि आपका इकाई के नाम पे है बीजगणित। ये समझते हैं बीजगणित क्या होता है, जिसका इंग्लिश नाम होता है अलजेब्रा। आपको आप सोच रहे होंगे सर बार बार हम, चूंकि हिंदी वाले मीडियम वाले, हमें इंग्लिश में क्यों पढ़ाया जाता है, आप बार बार हमें इंग्लिश क्यों कोर्स करते हैं, इंग्लिश में क्यों बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जब बड़ी जो पढ़ाई होती है मैथ्स की, माने जब आगे क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको जो इंग्लिश में क्या होती है ये सरल लगता है, और मैक्सिमम टीचर जो हैं या मैक्सिमम जो पढ़ाई होती है आगे क्लास में इंग्लिश में ही होता है। तो आप लोग जो है हिंदी के साथ साथ कम से कम टॉपिक्स का नाम जो है ये आपको इंग्लिश में आना चाहिए, ताकि आपको आगे की पढ़ाई जो हो उसमें असुविधा ना हो। ठीक है, क्लियर है। तो हम समझते हैं बीजगणित क्या है। बीजगणित क्या है जी? बीजगणित मैंने आपको पढ़ाया ना, क्या है बताइए। तो बीजगणित क्या है? एक गणित का भाग है, गणित का एक क्या है भाग है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हम चर और अचर, चर और अचर दोनों को एक साथ मिक्स करके पढ़ते हैं। और इसको कैसे मिक्स किया जाता है? गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं क्या होती है? जैसे जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, गुणा भाग, ये सारे जो है आपके गणितीय संक्रियाएं कहलाती है। जब गणितीय संक्रियाओं में क्या किया जाता है, चर और अचर को गणितीय संक्रिया के साथ लिख दिया जाता है, तब वह बनता है बीजगणित। अर्थात बीजगणित एक ऐसा गणित है जिसमें चर और अचर को गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से लिखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बीजगणित। अब बात करें बीजगणित की, तो बीजगणित दिखता कैसे होगा, बीजगणित रहता कैसे? तो हमने बोला चर और अचर को, तो इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये देखिए एक चर और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, अचर, ठीक है। दूसरा समझ लीजिए, जैसे कि x की घात 5 धन y की घात 10 धन 3। यहाँ पर देखिए बोल रहा हूँ कि सर ये तो चर चर है, ये इसमें अचर नहीं दिखा, तो इसके सामने कुछ नहीं है यानी क्या है 1 है, इसके सामने कुछ नहीं यानी क्या है 1 है, ठीक है। और ये क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। मैं एक आपका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 6x धन 4, ये क्या है हमारा एक बीजगणित है। क्या है जी? ये बीजगणित है। देखिए बीजगणित है ये, ठीक है। तो बीजगणित में क्या होता है, ये जो है ये आपका कहलाता है अचर। एक्स वाई जेड आप लोग को पता होगा, सॉरी अचर बोलिए, क्या कहलाता है चर, वेरिएबल, ठीक है। और ये जो बाहर में जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। और यहाँ पर देख पा रहे हैं चर के साथ जो गुणा जो अचर है, क्या है हमारा अचर ही है, लेकिन चर के साथ क्या है गुणा के फॉर्म में। चर के साथ गुणा के फॉर्म में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? ये हमारा है गुणांक। तो अगर आपसे पूछिए किसका गुणांक है, तो किसके साथ गुणा है? एक्स साथ गुणा है, तो ये क्या होगा 6 जो होगा एक्स का गुणांक कहलाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चर और अचर को जब गणितीय संक्रिया, मैंने बताया जैसे धन ऋण, इसकी जगह ऋण भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है चारों संक्रिया में।
जब इन संख्याओं के साथ जब इसको लिखा जाता है तब ये जो है हमारा क्या कहलाता है, बीजगणित कहलाता है। क्या कहलाता है जी, बीजगणित कहलाता है। ये तो आपको समझ में आ गया बीजगणित। अब बीजगणित को क्या किया गया है, विभिन्न गणितों में फिर, जैसे कि गणित को बांटा गया बीजगणित में, उसी प्रकार बीजगणित को फिर अलग अलग प्रकार के गणितों में विभाजित किया गया है, माने अलग अलग भागों में उसको बांटा गया है और उसके आधार पर फिर अलग अलग भागों में अलग अलग कंडीशंस रखे गए हैं और कंडीशंस के आधार पे क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। जिसमें जो है पहला जो भाग है ये आपका है क्या, बहुपद। क्या है जी, बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये अब इसमें हम जो पढ़ेंगे आपका पढ़ेंगे बहुपद। अब आपको ये समझना बड़ा आसान होगा, इस तरह से हम समझेंगे जैसे कि आप, मैं बोलूं पक्षी, ठीक है जी, क्या बोलूं मैंने बोला पक्षी, बर्ड्स, तो आप लोगों ने बहुत सारे पक्षी आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे कि हो गया गौरैया, कौवा, ठीक है, शुतुरमुर्ग, विभिन्न प्रकार के पक्षी आप जितने आपने आसपास देखते हैं, तोता, मैना, ठीक है, जो भी, ये सारे सारे आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ये तोता, तो तोता का एक स्पेसिफिक क्या होता है, गुण होता है। तोता जो है बोलता है, हरे कलर का दिखता है, हरा तोता रहता है, तो ठीक है। जैसे मैना हो गया, तो मैना का एक जो पक्षी है उसका अलग एक भाग होता है, उसकी चोंच की संरचना अलग होती है, कलर अलग होता है। जैसे हो गया कांवा, ठीक है, तो कांवा का कैसे संरचना है उसकी, वो काला कलर का रहेगा, उसका चोंच थोड़ा इस टाइप का नुकीला रहेगा, ऐसे रहेगा, तो वो हो गया कांवा। तो पक्षी अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार की पक्षी आती है, फिर उसमें एक स्पेसिफिक गुण डाल दिया जाता है, स्पेशल उसका रंग के आधार पर, भाषा के बोलने के आधार पर, कोई पक्षी बोलता है कोई पक्षी नहीं बोलता, बोलने के आधार पर, ठीक है। तो उनकी अलग अलग बोलना चाहिए बेस रखा जाता है, आधार रखा जाता है, उस आधार पर फिर क्या किया जाता है, उसका बांटा जाता है अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बीजगणित एक क्या है, बड़ा भाग है, अब उसका छोटा भाग उसके स्पेसिफिक आधार पे, तो यहाँ पर जो है हम दो आधार लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, दो आधार लेंगे। बीजगणित को आपको बांटने के दो आधार हैं। पहला आधार है इसमें इसकी घात के आधार पर, और दूसरा आधार जो होती है इसके जो होते हैं पद के आधार पर, ठीक है ना। अब जैसे कि अगर मैं पद की बात करूं तो पद को कैसे काउंट करते हैं, तो हम जो है प्लस और ऋण चिन्ह इसके आधार पर काउंट करते हैं, ठीक है। और घात क्या होती है, तो उसमें जो चर जो रहेंगे, उस चर में जितनी सबसे ज्यादा जिसकी मैक्सिमम घात रहेगी वही क्या कहलाएगा, उसका अधिकतम घात कहलाएगा। जैसे कि इसकी बात करूं अधिकतम घात, अधिकतम कितनी है, यहाँ पर घात 2 है, इसकी घात जो होगी 2 होगी। इसमें अधिकतम ये 5 है, इसमें 10 है, लेकिन अधिकतम कितना हो जाएगा, 10 सबसे ज्यादा है, इसकी घात जो हो जाएगी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बीजगणित जो है उसको हम पद और घात के आधार पर जो है अलग अलग भागों में क्या करते हैं, अलग अलग भाग में बांटते हैं, ठीक है। तो बीजगणित में एक भाग आता है बहुपद। तो बहुपद क्या होगा, बहुपद, बहुपद उसको बोलेंगे एक ऐसा बीजगणित, ध्यान रखेंगे, बहुपद क्या है, एक ऐसा बीजगणित जिसकी घात जो हो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, या कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा रहता है कि उसकी घात जो हो शून्य के बराबर और उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला पूर्ण संख्या होना चाहिए, या पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर, W0, तो ये होता है 0 1 2 3 4, ये ऐसी वाली जो संख्या रहेगी जब इसकी घात, तब यह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। किसकी घात, और चर की घात, ठीक है, चर की घात। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, कोई बहुपद कब कहलाएगा, जब क्या होगी, पहले जो रहेगा अचर, या तो दिखेगा या तो नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जो चर जो रहेगी, इसकी जो घात रहेगी, यह जो होना चाहिए आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब यह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, जैसे कि कई बच्चे समझते हैं, जैसे कि ऋण दो हो गया, ठीक है, ऋण 1/4 हो गया, धन 1/5 हो गया, धन √3 हो गया, ये सारे याद रखेंगे, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग संख्या है। ये तो खास करके इसमें कंफ्यूज होते हैं, ऋण लग गया तो सर पूर्ण संख्या होगा कि नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या जो होती है 0 से लेकर आगे जितनी भी धनात्मक संख्याएं 1 2 3 याद रखेंगे, ये बटा वाला कि ये ऐसे अंडर रूट वाला, ये पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है।
ये जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये तो यहाँ पर तो आपने बहुपद को समझ लिया कि बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होगी, जिसकी जो होगी घात जो होगी पूर्ण संख्या होगी वो बहुपद कहलाएगी। यहाँ पर जो है हम एक उदाहरण भी देख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। उदाहरण नंबर 1, जैसे कि देखिए x की घात 2 धन 3x धन 4, ये जो है हमारा क्या है, बहुपद, बहुपद जो है। ठीक है, दूसरे फॉर्म में देखिए, जैसे कि मैं लिख दिया x की घात ऋण 2 धन 3x, ये बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 3, ये जो होगा हमारा बहुपद नहीं है, ऐसा दिखेगा बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें ऋणात्मक घात है, ऋणात्मक घात क्या पूर्ण संख्या नहीं थी। तीसरा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स धन 3। ठीक है, अब बताइए बहुपद है कि नहीं है, तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 2 और अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1 बटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सॉरी जी, 1/x, मैं क्या कंफ्यूज, ये क्या हो जाएगा, 1 से घात 1/2, सॉरी, और ये हो जाएगा धन का 3, तो ये 1 से घात क्या गया 1/3, परिमेय संख्या आ गई, यानी ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि मैं लिख दिया y की घात 3 धन √2 y की घात 2 धन 5, ये बताइए बहुपद है कि नहीं। तो आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ पे √2 दिया हुआ है तो ये बहुपद नहीं होगा, लेकिन मैंने क्या बोला, जो चर की जो घात रहेगी वह जो होगी आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो है क्या है, अचर है, तो ये क्या है, चर है, चर की घात क्या पूर्ण संख्या है। यहाँ पर भी देखिए चर की घात क्या पूर्ण संख्या है, यानी ये क्या है, बहुपद आपका है। ये तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको देखना है कि इस फॉर्म में है कि नहीं, पहले चर होगा उसके बाद अचर होगा उसके बाद चर होगा और चर की घात क्या होगी, पूर्ण संख्या होगा। मेन आपको उस चर की घात को ध्यान देना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो बहुपद है, नहीं है तो बहुपद नहीं। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गई। अब बहुपद को जो है अब उसके घात के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीन पदी बहुपद, उसके पद के आधार पर ये जो है बहुपद को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, बट आप लोग जो है उसके पार्ट जो है उसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं बहुपदों पर संक्रिया। जैसे कि हम नंबरों पर संक्रिया करते हैं ना, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, उसी प्रकार जो होती है बहुपद जो होते हैं उस पर भी क्या होती है, संक्रियाएं होती है। ठीक है, तो बहुपदों बहुपदों पर संक्रिया। ठीक है, तो संक्रिया इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुपदों की जो संक्रिया है, पहला जो होता है जोड़। देखिए बहुपद को कैसे जोड़ते हैं, इसके जोड़ के क्या रोल होते हैं, एक। ठीक है, जोड़ना, जैसे कि एक बहुपद मैंने लिया x की घात 2 3x धन मैंने ले लिया 4, और एक मैंने बहुपद ले लिया x की घात 3 धन 5x धन 6, ये। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x की घात 2 धन 3x धन का 4 धन x की घात 2 धन 5x, इसको जो है मैं ऋण का 6 कर देता हूँ ताकि आप लोग माइनस प्लस भी सीख जाओ। ठीक है, तो आप कभी भी जब बहुपद को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि उसकी जो बराबर जो घात रहेगी, मतलब जिसकी बराबर घात रहेगी उसी के साथ वो जुड़ेगा और घटेगा। जैसे कि देखिए x की घात 2 और यहाँ पर जो है ये जो है x की घात क्या है 3 है, तो x की घात 2 x की घात 3 कभी भी आपस में संक्रिया नहीं होगी, ये आपका आगे जाएगा x की घात 3 जैसे कि तैसा, x की घात 2 धन, और ये दोनों देखिए आपस में कैलकुलेट होंगे क्योंकि इनके क्या है, जो चर जो है उसकी जो है घात जो है बराबर है, तो 3x की घात 1 है, 5x की घात क्या है 1 है, ये दोनों आपस में संक्रिया होगी, दोनों धन धन है तो ये दोनों जुड़ जाएगा और जुड़ के जो है ये क्या हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा, ये 4x और ये क्या हो गया ऋण 6। ठीक है, तो 4x में ऋण 6 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का आपका आ जाएगा 2। ठीक है, देखिए घटाव भी देख लीजिए, जैसे कि इसी को अगर मैं घटा दूं तो x की घात 2 धन 3x धन का 4, इसमें जो है मैं माइनस कर दूं x की घात 3 धन 5x ऋण 6। ठीक है, ये घटाना, तो ये आगे आपका हो जाएगा x की घात 2 धन 3x धन 4,
ये क्या हो जाएगा आपका ऋण के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऋण x से घात 3 ऋण 5x और ऋण क्या हो जाएगा धन का 6। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर, जोड़ने के लिए जैसा होता है घटाने के लिए वही बराबर चर की घात वाले क्या होंगे आपस में कैलकुलेट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा x से घात 3 x से घात 2 धन, देखिए ये 3x और ये क्या होगा ऋण 5x, दोनों जब कैलकुलेट होंगे तो ये क्या हो जाएगा ऋण का 2x धन 4 धन 6, ये हो जाएगा धन का 10। तो ये जब घटाएंगे तो ऐसा घटेगा और ये जब जोड़ेंगे तो क्या होगा ऐसा जुड़ेगा। ठीक है, जोड़ने और घटाने में आप एक चीज ध्यान रखेंगे, चर की घात बराबर माने चर की घात को देखेंगे, जिसकी घात बराबर है उसके साथ वो जुड़ेगा घटेगा, अगर घात बराबर नहीं है तो जुड़ेगा घटेगा नहीं। ठीक है, और एक चीज दूसरा चीज, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो हम बहुपद में एक नियम होता है हमारा कि हम क्या करते हैं बड़ी घात वाले को पहले लिखते हैं, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात। ठीक है ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ये 10 जो है इसको हम लोग अचर पद बोलते हैं, परंतु जो है ये भी हमारा क्या होगा एक बहुपद होगा। ठीक है ना, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद, क्या होगा अचर बहुपद। इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कई जगह कंफ्यूज होता है। अचर बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसकी में क्या होती है चर नहीं होता, या बोलो चर की घात जो होती है 0 होती। जैसे कि 10 की अगर मैं बात करूं तो 10 बहुपद है कि नहीं, इस पर हम बात करते हैं 10 बहुपद है कि नहीं। तो आपका आंसर जो भी आ रहा हो, मेरा आंसर है कि ये 10 जो है आपका बहुपद है। कैसे, देखिए 10 को हम लोग लिख सकते हैं x की घात 0, क्या लिख सकते हैं जी 10 गुणा x की घात 0, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं 10 x की घात 0, x की घात 0, x की घात 0। आपको घातांक के नियम से पता है कि x कोई भी संख्या की घात जब 0 होती है तब उसका मान क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 गुणा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई सॉल्यूशन, परंतु अगर मैं इस पद की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं ये जो है हमारे बहुपद के कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। पहले क्या है अचर है, उसके बाद चर है और चर की घात क्या है 0 है, और 0 जो कि है आपका क्या है जी 0 जो है आपकी पूर्ण संख्या है। तो अगर एक से घात पूर्ण संख्या है यानी चर की घात पूर्ण संख्या है, इसका कहने का मतलब ये क्या है बहुपद है। लेकिन इसको कैसे बहुपद बोलते हैं, इसको हम लोग जो है अचर बहुपद बोलते हैं, क्योंकि ये जो संख्या जो होती है अचर संख्या। तो इसका कहने का मतलब ये है जितनी भी आपकी अचर जो संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे जो नंबर है वे सारे जो होंगे आपका जो होता है अचर बहुपद कहलाता है। इसका अर्थ एक संख्या भी क्या होती है बहुपद होता है। तो यहाँ पर भी क्या है ये बहुपद है, ये भी क्या है बहुपद है। ठीक है, तो ये तो आप लोग को मैं पहले भी बता दिया था, बाकी आपको आज क्लियर हो गया होगा और अच्छे से। ठीक है, तो ये तो हो गई बहुपद का जोड़ घटाव। थोड़ा सा हम इसी पे देख लेते हैं गुणा। ठीक है, क्या देख लेते हैं गुणा, थर्ड नंबर पे हम लोग देख लेते हैं गुणा। कैसे हम बहुपद का गुणा करते हैं, जैसे कि देखिए मैंने एक बहुपद ले लिया x धन 2, इसकी मुझे क्या करनी है गुणा करना है x की घात 2 धन y धन 3, ऐसा मैंने बहुपद ले लिया जिसमें 2 चर वाले बहुपद है। ठीक है ना, तो देखिए इस क्या होगा, तो याद रखेंगे बहुपद का जब गुणा होगा तो ये यहाँ पर कितने पद है 2 पद है, यहाँ पे कितने पद है 3 पद है, प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पद से होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रत्येक पद का जो गुणा है प्रत्येक पद से, ये रूल आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पद से। इसका कहने का मतलब यहाँ पर जो है पहला पद क्या है x है, इस x का गुणा इन तीनों के साथ होगा, x की घात 2 धन y धन 3 के साथ, उसके बाद क्या होगा धन 2, इसका गुणा जो होगा ये पूरे इन तीनों के साथ होगा ये। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x की घात 3 धन xy धन 3x धन 2 के साथ होगा 2x की घात 2 धन 2y धन का 3। अब ये क्या बन गया हमारा बहुपद बन गया। अब इस बहुपद को जोड़िए घटाइए, जो जुड़ रहा है जोड़िए, घटाइए घट रहा है घटाइए। ठीक है, कैसे जुड़िए घटेगा, जिसकी क्या होगी चर की घात बराबर होगा। ठीक है, देखिए x की घात 3 है क्या नहीं है, तो जैसे का तैसे रहेगा। xy वाला टर्म है क्या, सिर्फ इसमें तो y वाला ही दिख रहा है, तो ये कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये इसको यहाँ इसको देख, इसको जो है x ये जो है पहले हम क्या बड़ी बड़ी घात को आते, तो ये जो है यहाँ पे ले आते हैं 2 से घात 2 धन एक्स वाई वाला है क्या नहीं है, तो एक्स वाई जैसे का तैसा धन 3x है क्या नहीं है, 3x रहेगा, 2y का कुछ नहीं है धन 3 का कुछ नहीं है। ये जैसे का तैसा जो है इसको जो है जमा के लिख देंगे, बस वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर।
ठीक है। तो बहुपद का जो गुणा जो है इस तरह से हम कहते हैं। बहुपद के जोड़ में और घटाव में आप ध्यान रखेंगे चर की घात बराबर घात वाला के साथ जुड़ेगा घटेगा। गुणा में आप ध्यान रखेंगे प्रत्येक पद का गुणा जो होती है प्रत्येक पद के साथ होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट डाउन करें फिर आगे और हम देखते हैं। अब हम समझते हैं बहुपद का भाग, एक बहुपद को कैसे हम भाग देंगे, ठीक है ना। तो पहला हमारा अब हमारा जो चौथा मेन जो टॉपिक है जो कि आपका बोलना चाहिए क्लास 10th का मोस्ट आईएमपी टॉपिक है बहुपद का भाग। बहुपद को कैसे हम भाग देते हैं, बहुपद को हम कैसे हम डिवाइस करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है मैंने आपको 3-4 प्रकार की विधि बताई है। जब बहुपद एक पदी हो तो एक पदी बहुपद से भाग देंगे, तो जब बहुपद एक दो पदी हो और एक पदी से भाग देंगे तो कैसे देंगे। तो मैं आपको जो है अभी जो बताने वाला हूं ये जो है जब बहुपदी हो, माने बहुपदी कहने का मतलब जब हमारा जो भाज्य और भाजक जो होगा दो या दो से अधिक पद वाला हो, तब के कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपका अभी बोर्ड के लिए आईएमपी है। इस विधि का जो नाम है दीर्घभाजन विधि। क्या है? दीर्घभाजन विधि, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं बहुपद माने बहुत से जो पद रहते हैं उनको बहुपद माने बहुत वाले जो पद रहते हैं, बहुत वाले पद कहने मतलब दो या दो से अधिक जो पद होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद, ज्यादा पद वाले, ठीक है। तो बहुपद को एक बहुपद से भाग देना, बहुपद खुद क्या है अपने में दो या दो से अधिक पद वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुपद को बहुपद से भाग देना, तब के केस में हम जो है दीर्घभाजन विधि का यूज करते हैं। दीर्घभाजन विधि क्या होता है इसको आपको समझने के लिए सिंपल सा जो आपका भाग देने की जो विधि है उसको समझना पड़ेगा। जैसे कि आप पर क्या होगा, जैसे कि आप 25 में क्या करना है आपको 25 को भाग देना है 4 से। किससे भाग देना है? 25 को भाग देना है 4 से। तब आप क्या करोगे 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हो कि 25 से ज्यादा ना हो, या तो उसके बराबर हो या तो उससे छोटा हो। तो 4 का पहाड़ा जब मैं पढ़ूंगा तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का जो होता है ये आपका होता है 24। तो ये घटेगा तो ये आपका आ जाएगा 0 का 1, ठीक है। क्या आ गया? 0 का 1 आ गया। तो यहां पर जो होता है जिससे हम भाग देते हैं यह जो होता है हमारा भाजक कहलाता है, और जिसको भाग देते हैं यह जो है भाज्य कहलाता है। और भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त होता है आंसर के रूप में, सॉरी जी, ये हमारा जो होता है भागफल कहलाता है। और नीचे जो बच जाता है यह हमारा क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। एक चीज और ध्यान देने वाला, शेषफल कहां तक चलता है? जब तक कि जो हमारा भाजक से या भाज्य से ये वाली जो संख्या जो होगी छोटा न हो जाए, तब तक हम जो है भाग देते रहते हैं, ठीक है ना। तो दीर्घभाजन विधि के ये रूल है सिंपल सा भाग देने वाले मेथड में, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मेन और मोस्ट पॉइंट ये है, आपको ये समझना है ये 24 कैसे आया है। ये मेरा बताने का मेन एक ही मकसद है, ये 24 आया कैसे है, कोई मुझे बताएगा? तो आप सोच रहे होंगे सर 24 कैसे आया, हमने क्या किया 4 का जो है 6 बार पहाड़ा पढ़ा तो कितना आ गया? 24 आया। गुड, यहां तक आप बिल्कुल सही है। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करता हूं, मैं इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज बताता हूं। क्या ये 24 कैसे आया है या कैसे आया होगा? तो हमने क्या किया 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा, ये हमने किया। बट हमको इसको अलग तरीके से और समझ सकते हैं कि सर यहाँ पे देखिए 4 लिखा है और यहाँ पे देखिए 6 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 6 लिखा है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? 24 आ गया। यानी यहाँ पर 24 कैसे आया इसको जानने का एक दूसरा तरीका कि आप क्या करिए, जो आपका भाजक दिया है और जो आपका भागफल दिया है इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब यहां पर जो हमने संख्या लिखा है वह आ जाएगा। तो अब आप समझिएगा भाग कैसे देना है। यहाँ पे संख्या पहले से आपको लिखा रहेगा और यहाँ पे ऐसी संख्या लिखना है जिनका इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर जो संख्या लिखूं वो इससे छोटा हो या तो उसके बराबर आए। तो ऐसे आपको सोच के यहाँ पर क्या करना होगा, नंबर लिखना होगा। खैर ये आप लोगों को थोड़ा सा टांग लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं हमको, बट आप चिंता ना करिए, जब हम प्रश्न बनाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। गुड, देखिए अब इन चारों में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? संबंध होता है जी?
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन क्या होता है आपका शेषफल। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, हमने जो लिखा है ये सही है कि नहीं है। ठीक है, या मैं बता रहा हूं सही है कि नहीं है। और एक चीज और आप बता दूं, ये जो है आपका मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, ये जो पॉइंट है मोस्ट आईएमपी है आपके क्लास 10 के प्रश्नों को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए वेरीफाई करते हैं। भाज्य क्या दिया यहाँ पे 25, भाजक क्या दिया है 4, भागफल क्या है 6, शेषफल क्या है 1। देखिए 25 बराबर 4 6 24 धन 1, तो ये इधर 25 बराबर क्या हो गया 25। देखिए हमने जो ये रिलेशन लिखा है या जो हमने जो बनाया है वो क्या है बिल्कुल सही है। इस रिलेशन को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने सिंपल का बता दिया, पर जब हम क्या करेंगे बहुपद का बहुपद से भाग देंगे तो उसमें जो है आपके बुक में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। बहुत सारे नियम कहने का मतलब जो पूरे प्रोसीजर है उसको पूरा बताया गया। ठीक है, मैं आपको जो मोस्ट जो नियम है जो आपका काम मतलब याद रखना है, उस नियम को अगर भूल गए तो आपका जो है बहुपद का जो दीर्घ भाजन विधि से बहुपद का भाग जो है गलत हो जाएगा। तो मेन एक बात है उसको आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि भाज्य व भाजक के भाज्य व भाजक भाज्य व भाजक के भाज्य व भाजक के पदों का क्रम, पदों का भाज्य भाजक के पदों का क्रम उसके चर के घात के भाज्य व भाजक के पदों का क्रम उसके चर के घात के अवरोही क्रम में होना चाहिए। अवरोही को क्या बोलते हैं जी घटते क्रम में होना चाहिए। ये अनिवार्य है ना, होना चाहिए। क्या करना चाहिए, होना चाहिए। भाज्य और भाजक के पदों का क्रम उसके चर के घात के अवरोही घटते क्रम में होना चाहिए। माने चर की घात देखेंगे और चर की घात जो है उनके पदों को कैसे जमाएंगे, बड़ा वाला घात वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, और लास्ट में जो है हम अचर को रख देंगे, क्योंकि अचर पद की घात क्या होती है 0 होती है। अभी आपने अचर बहुपद देखा। तो ये जो रूल है, मैं इसको रूल नाम दे देता हूं, ये रूल आपका मोस्ट आईएमपी है और इस रूल को आप ध्यान रखेंगे। अगर ये रूल भूल गए तो बहुपद जो है आपसे गलत हो जाएगा, बहुपद का भाग जो है। ठीक है, तो ये रूल आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए मैं क्या करता हूं, आपके जो बुक से है उसी से क्वेश्चंस उठा लेता हूं, ताकि आपको जो है लगे ना कि सर कहीं से बता दे रहे हैं, ऐसा ना लगना चाहिए। ठीक है, तो मैं जो है आपको उदाहरण का क्वेश्चन ले लेता हूँ। उदाहरण के जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है भाज्य, देखिए पढ़ के बताता हूँ फिर। ठीक है, पढ़ के बताता हूँ। देखिए उदाहरण 2 क्या दिया है, बहुपद 2x की घात 2 धन 5x ऋण 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो इस बहुपद को क्या करना है, भाग देना, किससे, x माइनस 2 से। जिसको भाग देते हैं वह क्या कहलाता है, भाज्य px बराबर आपको क्या है दिया हुआ है 2x की घात 2 धन 5x ऋण 3 और आपका दिया हुआ है भाजक जिसको हम लोग लिखेंगे gx बराबर, ये आपको दिया हुआ है क्या दिया है जी, x ऋण 2। ठीक है, इसको भाग देना। अब देखिए, अब आप फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहेंगे, सर ये px gx क्या है। तो देखिए px gx क्या है, ये क्या है, बहुपद को लिखने का एक तरीका है। ठीक है ना, जैसे कि हमारा एक नाम होता है ना, आपका कुछ नाम होगा, मेरा कुछ नाम है, हमारी इस क्लास का नाम है गोपी मैथ्स। ठीक है, उसी प्रकार सबका अलग अलग नाम होता है। तो इसका क्या कहते हैं, बहुपद का भी नामकरण करते हैं, इसका भी क्या है, नाम है। तो नाम कैसे बताता है, जैसे कि आपका नाम होता है ना सरनेम के साथ, किसी सरनेम में कश्यप, किसी के में यादव, किसी के में शर्मा, वर्मा लगा रहता है जब नाम पीछे में, उसी प्रकार इसमें भी उसका सरनेम, उसकी जाति, उसका जैसे कि बोलना चाहिए वंश, इसमें भी पता चलता है, जैसे कि आपका नाम जिस आधार पर रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताता है, ये पी जी, आगे मैं क्यू लिखूंगा, आर लिखूंगा, वे सारे जो है आपके बहुपद को बताता है। और अंदर में जो ब्रैकेट में जो लिखता है वो क्या करता है, इसके चर को बताता है, आगे कौन कौन सा चर आ रहा है। जैसे कि देखिए x, इधर कौन से चर आ रहा है, x चर, इधर देखिए x, इधर कैसा चर है, x,
अगर ये हो जाएगा y तो इधर जो चर रहेगा y, अगर ये हो जाएगा y तो इधर जो चर रहेगा y। अगर x और y दोनों हो जाए तो इधर जो चर आएगा वो x भी रहेगा y भी रहेगा, दोनों मिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो बीच में जो रहता है क्या बताता है, उसकी चर को बताता है आगे कौन सा चर आएगा। गुड है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखिए पहला रूल जो सबसे बेस्ट रूल है क्या है, भाज्य और भाजक के पदों का क्रम उसके चर के, ठीक है, पर जैसे दिख रहा है, मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, थोड़ा सा ये मिल गया है, ठीक है, ये यहाँ पे हल्का मिटा दिया, ये बन गया आपका चर, ये गुड। चलिए चर के घातों के अवरोही घटते क्रम में होना चाहिए। तो देखिए इसकी घात कितनी है 2, इसकी घात कितनी है 1 और इसकी घात कुछ नहीं मतलब 0, इसकी घात 1 और इसकी घात कुछ नहीं मतलब 0। देखिए ये क्या है, घटते क्रम में, और कितनी बार जमा जुमा है, अगर नहीं जमा रहा था तो हम क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। तो पहला जो मोस्ट रूल है ये फॉलो करता है, आगे हम जो है क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो दीर्घ भाजन विधि से, ठीक है, दीर्घ भाजन विधि से, ठीक है, ये तो दीर्घ भाजन विधि ऐसे भाग देते हैं हम। ठीक है, चलिए तो ये ऐसे हो जाएगा, ये जो होगा यहाँ बीच में आ जाएगा, इसको अपन को क्या करना है, भाग देना है, और किससे भाग देना है, x - 2 से, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर 24 कैसे आया, 24 कैसे आया, तो यहाँ पर संख्या लिखी थी हमने, यहाँ पे कोई संख्या लिख दी, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जब इसको भाग दोगे तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचनी है, ठीक है, पहले ऐसी संख्या सोचनी है जिनका मैं मल्टीप्लाई करूं, जिसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो इस वाले संख्या से ज्यादा ना हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, 24 हमने लिखा तो 25 से ज्यादा नहीं हुआ, कम हो गया, या तो क्या हो उसके बराबर हो। तो इसमें कम वाले केस वाला काम नहीं करेंगे, हम जो है बराबर वाला काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचे जिसका मल्टीप्लाई करूं इसकी पहली वाली संख्या के साथ, ये क्या हो, इसके बराबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 चाहिए, यहाँ पे 1 से घात 2, यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर, 2x का करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x से घात 2। अब इसके साथ हुआ है भैया तो मल्टीप्लाई तो दोनों के साथ होगा ना, प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पद के साथ, बताया ना बहुपद में प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पद के साथ, इसका जो गुणा है इसके साथ हुआ, अब इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋण, और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे 24 धन था, घटाया तो क्या हो गया ऋण, उसी प्रकार ये धन है तो ये क्या हो जाएगा ऋण, और ये ऋण है तो क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, क्योंकि ऋण चिन्ह लगेगा। ठीक है, ऐसा समझो कि चिन्ह जो होते हैं विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसको देखो ऋण धन की वजह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, धन का 5x और ऋण का सॉरी जी धन का आपका 5x और धन का क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा 4x। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका धन का 9x, और यहाँ पर जो आगे जो संख्या बचती है उसको जैसे कि तैसा क्या कर देते हैं, नीचे उतार देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऋण 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9x, यहाँ पे 2x, अब आगे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे धन 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, धन 9 को करिए तो क्या हो जाएगा धन का 9x, और इसके साथ होगा तो धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और 9 दूनी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये चिन्ह बदल जाएगा ऋण, इसका चिन्ह बदलेगा धन, ऋण धन की वजह से ये कैंसल आउट। अब यहाँ देखिए ऋण 3 और धन 18, तो ये आपका हो जाएगा धन का 15, ये क्या हो जाएगा धन का 15। अब देख पा रहे हैं इसकी घात जो है 1 है, इसकी घात क्या होगी 0, तो ये क्या होगा छोटा हो गया, तो आगे होगा ही नहीं सॉल्व। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बच जाएगा आपका शेषफल, और ये हमें जो प्राप्त हुआ ये है हमारा भागफल। ठीक है, इसको अगर उत्तर में जैसे कि आप लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, उत्तर हमारा जो यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ भागफल, भागफल को हम क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, कोसेंट क्यू, तो ये हो जाएगा 2x धन का 9, और आपका जो शेषफल जो होगा इसको हम जो है rx भी लिख सकते हो, क्योंकि x इसमें कुछ दिखता ही नहीं है इसलिए हम इसको हटा देते हैं, ये सीधा लिख देते हैं r बराबर 15। ये आपका क्या प्राप्त हो गया, भागफल और शेषफल प्राप्त हो गया। ठीक है, हाँ, दो चीज यहाँ पे और आपको समझनी है, दो चीज और आपको याद रखना है। पहला, आपने क्या देखा, देखिए आपने क्या देखा, ये हमारा क्या है, एक बहुपद है क्या, भाज्य, दूसरा क्या है भाजक, बहुपद है, तीसरा देखिए ये क्या है, सॉरी ये क्या है हमारा भागफल, क्या है ये भागफल क्या है, बहुपद है। शेषफल देखिए
शेषफल आपको लग रहा होगा सर ये तो अचर है, अचर है, लेकिन जब इसमें क्या कर दें, ये कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है। बहुपद तो है ही ना, लेकिन कैसा बहुपद है, अचर बहुपद। पहली बात आप याद रखेंगे कि भाज्य और भाजक जो होता है ये तो शेष बहुपद होता है, साथ ही यहाँ पे जो आपका भागफल व शेषफल जो होगा, भागफल शेषफल दोनों बहुपद होते हैं। क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। ठीक है, और कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर तो चर नहीं दिख रहा है तो आप बता दीजिए ये जो है बहुपद का एक भाग होता है अचर बहुपद। ठीक है, जिसका क्या है एक बहुपद है। तो मोस्टली दोनों को हम बोल सकते हैं कि दोनों दोनों क्या है, बहुपद होते हैं। ये बात आपका क्लियर हो। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ देखिए जो आपका भाज्य है, ठीक है ना, आपको कभी भी आपको जो शेषफल जो प्राप्त होगा, शेषफल जो प्राप्त होगा ये क्या होगा, भाज्य और भाजक इन दोनों की घात से क्या होगा, हमेशा शेषफल क्या रहेगा, उसकी घात कम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे भाज्य व भाजक की घात से, ठीक है, घात से शेषफल का घात, ठीक है, शेषफल की घात हमेशा कम होती है। ठीक है, हमेशा कम होती है या हमेशा कम रहती है, ऐसा आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो रहेगी जो भागफल जो भी आता है, ठीक है ना, भागफल भी जो आएगा वो क्या होगा, आपका जो भाज्य जो है इससे क्या होता है, उसका हमेशा घात जो होती है कम होता है। ठीक है ना, तो ये जो है आपका दीर्घ भाजन विधि है, और दीर्घ भाजन विधि से कोई भी जो बहुपद दिया रहता है उसको जो है हम इस तरह से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको नोट डाउन करिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेषफल प्रमेय, जिसको हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, अभी देखिए, अभी जब हमने भाग विधि से देखा तो आपने क्या किया, दीर्घ भाजन विधि से जो एक भाज्य दिया रहता है और एक भाजक को जब भाग देते हैं, मतलब उस भाज्य को जब भाजक से भाग देते हैं तब आपको क्या मिलता है, लास्ट में शेषफल मिलता है। तो अभी हमने जो है दीर्घ भाजन विधि से शेषफल निकाला। अब जो है एक नया टेक्निक बोलना चाहिए, एक नया विधि जो क्या है, डायरेक्ट आपको बिना दीर्घ भाजन विधि से, माने जो हमने अभी तक जो प्रोसीजर लगाया दीर्घ भाजन विधि का, वो बिना किए आपको डायरेक्ट आंसर देगा, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय। तो ये जो है हमें शेषफल निकालने में हमारी मदद करती है और कम समय में आसानी से। ठीक है ना, तो समझ लेते हैं शेषफल प्रमेय क्या है। तो मैं यहाँ पे जो है आपका शेषफल प्रमेय जो है इसका सिर्फ आपको प्रमेय बताऊंगा और इसके साथ एक क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा, और बाकी आपको अच्छे से समझना है तो पिछले जो मेरा लेक्चर है शेषफल प्रमेय का उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, तो शेषफल प्रमेय क्या है, तो मैं इसका डिफिनेशन जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जब किसी, ठीक है, जब किसी बहुपद, बहुपद एक बहुपद है एफ एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाता है, क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। ठीक है, भाग दिया जाता है, तब शेषफल, तब शेषफल शेषफल एफ ए प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये क्या है, शेषफल प्रमेय है। सिंपल समझिए कि इसने क्या किया हुआ है, ये जो एफ एक्स, एफ मतलब अभी आपने जो बताया था पी जी बहुपद, उसी प्रकार बहुपद के एफ भी लिख सकते हैं। एक्स जो है इसमें चर है और ये क्या दिया है, एक्स माइनस ए। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको जीरो ले लेंगे, इक्वल जीरो, और इक्वल जीरो करने के बाद एक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और एक्स का मान निकालने के बाद यहाँ से एक्स के मान को हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे एफ ए जब रखेंगे तो जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। ये शेषफल प्रमेय। अभी एक क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो इसी में समझ लीजिए गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय क्या है, तो गुणनखंड कहने का मतलब आप समझिए कि उसको क्या करना, ऐसे भागों में ब्रेक करना
जिससे उसको भाग दे तो पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जैसे देखिए, जैसे कि मैंने क्या किया, 25 को दो भागों में तोड़ा, ऐसा मत समझिए। ये देखिए मैंने क्या किया, 25 को जब मैंने 5 से भाग दिया तो 5 पंचे क्या होगा, 25 होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ये तो जीरो हो जाएगा, ये समझिए जीरो जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शेषफल क्या हो जा रहा है आपका, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो अब सीधी तरीके से समझिए, गुणनखंड पर में क्या बोलता है, जब किसी भाज्य को भाजक से भाग देते हैं और भाग दे तो शेषफल क्या हो जाए, जीरो आ जाए, तो उस कंडीशंस में जो हमारा, दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, जो हमारा ये क्या है, हमारा जो हमारा भाजक होता है, ये क्या होता है आपका गुणनखंड होता है, किसका, इस भाज्य का, ठीक है। और ये जो है आपका भागफल है, भाग भाग भागफल, ये भागफल, ठीक है। तो जब क्या होगा, भाज्य को जिस भाजक से भाग देंगे अगर शेषफल जीरो आ जाए तो ये जो होता है भाज्य का क्या होता है, गुणनखंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, जब किसी भाज्य एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, भाग दिया जाए, ठीक है, भाग दिया जाए, भाग दिया जाए, तो शेषफल एफ ए बराबर जीरो प्राप्त होता है। ये भाग दिया जाए तो शेषफल एफ ए बराबर जीरो प्राप्त होता है, तब तब x माइनस ए, ठीक है, बहुपद बहुपद एफ एक्स का गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है ये, ठीक है। जब इसको हम क्या करें, इससे भाग दें और भागफल क्या हो जाए, जीरो आ जाए, तब के केस में क्या होगा, ये जो भाजक जो होगा ये इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। दूसरा इसका विलोम देखिए, विलोम क्या बोलता है, इसका विलोम क्या है, विलोम मतलब जस्ट विपरीत, जस्ट विपरीत, ठीक है। तो जस्ट विपरीत क्या होगा, जब x माइनस ए को, ठीक है, एफ एक्स से भाग भाग दिया जाए, भाग देने पर, ठीक है, जब एफ एक्स, जब मत लिखो डायरेक्ट लिख दो, x माइनस ए को एफ एक्स से भाग देने पर शेषफल, नहीं ऐसा, इसको विपरीत लिख रहा है ना, सॉरी ना, ये थोड़ा सा ऐसा लिखा है, एक्स माइनस ए बहुपद एफ एक्स का गुणन गुणनखंड होता है, ठीक है। तो शेषफल शून्य प्राप्त होता है, ठीक है, शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। ये इसका विपरीत, पहला क्या बोल रहा है, जब इससे भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या हो, जीरो हो जाए, तब x माइनस ए क्या होगा, बहुपद एफ एक्स का गुणनखंड होगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम x माइनस ए बहुपद एफ एक्स का गुणनखंड होता है, तो क्या होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा आपको, शून्य प्राप्त होगा। इसमें बोल रहा है जब शून्य प्राप्त होगा तब इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ये बोल रहा है गुणनखंड होता है या गुणनखंड है, डायरेक्ट लिख दो, गुणनखंड है, डायरेक्ट लिख दो, एफ एक्स बहुपद एफ एक्स गुणनखंड है, तो शेषफल क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है। यह इसका क्या है, जस्ट विपरीत है, जस्ट उल्टा है, ठीक है। देखिए इसे जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ये शेषफल और ये भागफल में गुणनखंड क्या होते हैं और इसका यूज क्या है, ठीक है। तो मेन हम जो है क्वेश्चन से आपका समझते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके बुक का ही क्वेश्चंस ले लूं। तो देखिए एक आपके बुक में है उदाहरण नंबर 9 की मैं बात करूं तो उदाहरण नंबर 9 में आपको जो है भाज्य दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है भाज्य पी एक्स बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x की घात 4 और ऋण x की घात 3 और आगे धन 30x धन का 1
और यहाँ पे जो है आपका जो भाजक जो है जी एक्स पहला वाला ले रहा हूँ ना, ये आपको दिया है एक्स धन एक, एक्स धन एक। जब इससे भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है अपन को शेषफल निकालना है, तो आर की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखिए, तो चूंकि हम क्या है शेषफल प्रमेय से जो है शेषफल निकाल रहे हैं, तो शेषफल प्रमेय से लिख देंगे। देखिए शेषफल प्रमेय से जब भी शेषफल निकालेंगे तो आपको क्या करना है, मानना पड़ेगा आपका जो भाजक जो रहेगा जी एक्स जो रहेगा, इसको जो है आप जीरो लेंगे, तो इसके जगह एक्स धन एक इक्वल जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या करेंगे आप एक्स का मान निकालेंगे, ये इससे क्या करेंगे आप एक्स का मान निकालेंगे, और एक्स का जो मान प्राप्त होगा, एक्स का जो मान प्राप्त होगा उसको पी एक्स में रख दीजिए। ये देखिए पी एक्स में जब आप रखेंगे तब आपको एक्स के जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वन रखा रहेगा, तो ये हो जाएगा वन। अच्छा सॉरी जी, ये मैं थोड़ा गलती कर रहा हूँ, एक जब उधर जाएगा तो ये जो होगा आपका माइनस का वन आएगा, ठीक है ना, माइनस का वन। तो जहां पे पी है वहां पे आ जाएगा माइनस का वन, और आगे आपका हो जाएगा तीन, माइनस वन की घात चार, ऋण माइनस वन की घात तीन, धन तीन, माइनस वन, और ये हो जाएगा धन का एक, ठीक है। तो ये देखिए तीन और ऋण एक का गुणा कितने बार होगा, ऋण एक तो दो बार होगा, ऋण एक धन, फिर ऋण एक धन, और धन एक का धन एक के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये धन का एक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऋण एक दो बार तो धन, फिर एक के साथ होगा तो ऋण का एक, तो ये हो जाएगा ऋण का एक, धन तीन। देखिए धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण तीन और धन का एक। आगे क्या हो जाएगा, तीन ऋण ऋण हो जाएगा धन का एक, और ऋण तीन धन का एक, ठीक है। अब देखिए धन वाले को जोड़ दीजिए, तीन एक चार और एक हो गया पांच, और पांच में जब ये गया तीन, ठीक है, तब ये आपका आ जाएगा तब ये आपका आ जाएगा P माइनस वन बराबर, ये आपका हो जाएगा ऋण सॉरी धन का दो, और ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ये देखिए तो ऐसे हम क्या करेंगे, शेषफल निकालते हैं, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, शेषफल निकालते हैं। अभी जो आपको एक अभी जो है मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 30x था और आपके बुक में 30x था, और मैंने जो है गलती से क्या कर दिया, यहाँ पे 3 ले लिया। तो आप समझिए मैं क्वेश्चन को चेंज ही कर दिया, भाज्य जो है यहाँ पे 3x हो गया, ठीक है। तो जब इस केस में ऐसा रहेगा तो आपका आंसर ऐसे आएगा। बुक से जब आप आंसर मैच कर रहे होंगे तो मैच दिखा रहा है, हालांकि मेरा भी ध्यान उस पर चला गया तो मैंने देख लिया, ठीक है। खैर आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आंसर तो जैसे क्वेश्चन दिया रहता है उस हिसाब से कुछ भी आ जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े। हाँ तो मैं बोल रहा था अभी जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले द्विभाजन विधि जो क्वेश्चन बताया, उसको कोशिश करिए इस शेषफल प्रमेय से कि क्या उसका शेषफल सेम आ रहा है, ठीक है। ये आप लोग के लिए वर्क है। चलिए हाँ, तो इसी में आगे जो है आपका गुणनखंड प्रमेय देखते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो इसके लिए जो है मैं आपके उदाहरण से ही क्वेश्चन ले लेता हूँ तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उदाहरण नंबर 13 देखिए, उदाहरण नंबर जो 13 जो है ये क्या बोल रहा है, क्या x माइनस दो बहुपद पी एक्स एक्स की घात तीन ऋण तीन एक्स की घात दो धन चार एक्स ऋण चार का गुणनखंड है, ठीक है। ये आपको पूछ रहा है, तो ये कैसे आप चेक करेंगे, तो आपको जो है भाज्य पी एक्स ये आपको दे रहा है एक्स की घात तीन माइनस तीन एक्स की घात दो धन चार एक्स ऋण का चार। दूसरा यहाँ पे आपका जो है भाजक जी एक्स ये आपको दे रहा है क्या दे रहा है जी, ये आपको दे रहा है एक्स ऋण दो, और आपको बताना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है इस प्रमेय जब देखें तो आपको क्या करना है, शेषफल निकालना। अगर शेषफल जीरो आएगा तो गुणनखंड होगा, तो कुल मिला के हम शेषफल प्रमेय से चलेंगे। किससे चलेंगे, शेषफल प्रमेय से चलेंगे। तो जब हम शेषफल प्रमेय से चलेंगे तो हमारा जो है आगे क्या हो जाएगा, आप जो है भाजक जी एक्स को क्या करेंगे, जीरो लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस दो बराबर जीरो, तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, उधर जाके धन का दो, इस एक्स का मान जो है पी एक्स में रख दीजिए, ठीक है। एक्स का मान पी एक्स में रखने पर, पी एक्स में रखने पर, ठीक है। तो जब आप एक्स का मान जो है आप पी एक्स में रखेंगे तब ये आपका हो जाएगा पी दो बराबर, ये आपका हो जाएगा दो की घात तीन, और ये हो जाएगा ऋण तीन दो की घात दो,
ये हो जाएगा धन 4, ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा ऋण 4। सो आगे आपका हो जाएगा 2 की घात 3 8 हो जाएगा, ऋण 3 2 की घात 2 4, धन 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 और ऋण का 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 8 ऋण 3 चौक 12 प्लस का 8 और ऋण का 4। ठीक है, तो 8 8 हो जाएगा 16 और 12 4 क्या हो जाएगा 16। सो P2 बराबर ये आपका कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया आपका शेषफल जो है ये आपको मिल गया 0 मिल गया। और गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता है, यदि शेषफल 0 हो तो क्या होगा, वो जो आपका भाजक होगा भाजक का गुणनखंड होगा। तो अतः आप बोल सकते हैं यहाँ पे, अतः आप बोल सकते हैं कि जो gx जो है gx px का गुणनखंड है, क्या है, एक गुणनखंड है। तो ये जो है इसका जो है इस प्रमेय का उपयोग जो है हम इस तरह से गुणनखंड चेक करने के लिए उपयोग करते हैं, गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो हम जो है यहाँ से गुणनखंड प्रमेय से आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय से हम कह सकते हैं। ठीक है ना, किससे लिख सकते हैं, ये जो है हमारा गुणनखंड प्रमेय हमने पढ़ के आया है। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय से जो है प्रमेय से जो है हम कह सकते हैं कि क्या है, हमारा gx जो है px का एक गुणनखंड है। ठीक है, दूसरा देखिए इसका विलोम, विलोम का कैसे यूज होता है क्वेश्चंस में। तो इसके लिए आपके वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि आपके एग्जांपल नंबर 15 का क्वेश्चन है। देखिए एग्जांपल नंबर 15 का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है यदि x माइनस 1 पी एक्स एक्स स्क्वायर धन x धन k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो है भाज्य पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर धन x धन k, और दूसरा जो है आपका जो भाजक है gx ये आपको दे रहा है क्या दे रहा है जी, x ऋण 1, और बोल रहा है कि जो gx जो है px का गुणनखंड है, px का क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो क्या करना है, k का जो है आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा gx को क्या करिए आप 0 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, सो x की वैल्यू जो है यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, धन का 1 मिल जाएगा। ठीक है, x का मान जो है, x का मान जो है आप जो है px में रख दीजिए, px में रखने पर। ठीक है, मैं यहाँ से शेषफल प्रमेय से चल रहा हूँ ना, शेषफल प्रमेय से माने ये जो काम करते हैं ये मानने वाला ये काम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p1 बराबर 1 की घात 2 धन 1 और धन का क्या हो जाएगा k हो जाएगा। अब चूंकि देखो आपको दिया है कि gx क्या है, px का गुणनखंड है, क्या है जी गुणनखंड है। ठीक है, gx जो है px का गुणनखंड है, तो गुणनखंड है इसका कहने का मतलब जो शेषफल जो होगा, शेषफल जो होगा r इक्वल क्या होगा 0 होगा। और यहाँ पर देखिए शेषफल प्रमेय से जब हम चले तो ये p1 क्या होगा हमारा शेषफल होगा। सो अतः क्या हो जाएगा यहाँ पे जो होगा p1 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करिए तो 0 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 की घात 2 धन 1 और धन क्या हो जाएगा k। सो आपका हो जाएगा 1 धन k और ये आपका हो जाएगा 2 धन k। तो जब 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 बराबर k। सो k की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो गुणनखंड प्रमेय का विलोम जो है आपको एक अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शेषफल प्रमेय से। ठीक है, शेषफल प्रमेय से आपने चला, शेषफल प्रमेय से हम क्या करते हैं भाजक को 0 लेते हैं, 0 रख के इसमें पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाता है आपका शेषफल। तो चूंकि ये अपन को दिया हुआ तो शेषफल 0 यानी ये भी क्या शेषफल 0 हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरह से गुणनखंड प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय का विलोम शेषफल प्रमेय होता है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से आते हैं और ऐसे उसके प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको नोट डाउन करिए। अब हमारा टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंडन। ठीक है, फैक्टोरिंग पॉलिनोमियल्स। तो गुणनखंडन क्या चीज होता है, तो गुणनखंडन कहने का मतलब होगा कि कोई भी बहुपद दिया हुआ है उसे दो छोटे छोटे बहुपदों में तोड़ना। ठीक है, गुणनखंडन का मतलब है खंडित करना,
ब्रेक करना, तोड़ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो आपका बहुपद दिया गया है उस बहुपद को दो अन्य छोटे छोटे बहुपद में तोड़ेंगे। अब देखिए छोटे छोटे कहने का मतलब क्या, हम जो है बहुपद में क्या होती है, पद और घात पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पद जो होते हैं कितने पद है उसको काउंट करने के लिए होते हैं, परंतु कौन बहुपद छोटा बड़ा मेन जो कैलकुलेशन होगा हम उसकी घात पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो बहुपद जो दिया रहेगा उसको दो अन्य छोटे अन्य मतलब उसी के फॉर्म में मतलब रहेगा दो छोटे छोटे बहुपदों में तोड़ना। सिंपल से आप समझिए, लंबी आपको ज्यादा बता रहा हूँ तो मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सिंपल से ये समझिए कि हम क्या करेंगे, बहुपद जो दिया रहेगा उसको दो अन्य बहुपदों में तोड़ना, ठीक है, और गुणा के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए आप अब सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे दो बोल दिया तो एक आपके सॉरी ट्राई दिस में क्वेश्चंस है, करके देखो मैं कि क्या एक बहुपद के दो से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, मतलब द्विघाती बहुपद के, तो उसका आंसर है यस। तो मैं जो है आपको स्पेसिफिक क्या कर रहा हूँ छोटा सा बताता हूँ। तो ये समझिए कि एक बहुपद को दो या दो से अधिक ऐसा डिफिनेशन दे देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो एक बहुपद को क्या करना, दो या दो से अधिक भागों में ब्रेक करना, तोड़ना, क्या कहलाता है, गुणनखंडन कहलाता है, ठीक है ना। तो गुणनखंडन करने की हमने जो है मोस्टली तीन विधि पढ़ी हुई है। पहली विधि उभयनिष्ठ विधि, दूसरा विधि सर्वसमीका, और तीसरा जो कि सबसे मोस्ट टाइम पे है आपका क्या है, मध्य पद तोड़कर विधि। तो आपके जो मेन सिलेबस में है वो है मध्य पद तोड़कर विधि। एक और होता है पूर्ण वर्ग विधि, खैर उसका आपके जो इस चैप्टर है इसमें नहीं दिया गया है, वो जो है नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया, वो भी समीकरण के फॉर्म में, ठीक है। बहुपद और समीकरण चूंकि अलग अलग होता है, जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। खैर अभी अपने टॉपिक्स में आते हैं। तो मेन जो है आपका तीन विधि आपके इस बुक में दिया गया आपके सिलेबस में। पहला उभयनिष्ठ, दूसरा सर्वसमीका, तीसरा मध्य पद तोड़। उभयनिष्ठ डायरेक्ट हम कॉमन निकालते हैं, और मध्य पद तोड़ सॉरी सर्वसमीका, सर्वसमीका में क्या करते हैं, हमारे पास तीन फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। वो जो फार्मूला जो होता है उस फार्मूला से हम ब्रेक करके बनाते हैं, ठीक है ना। अब जो मेन जो है थर्ड नंबर का, वो जो होता है हमारा मध्य पद तोड़कर स्प्लिट द मिडिल टर्म, इसकी इंग्लिश नाम है स्प्लिटिंग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। तो ये जो आपका मोस्ट टाइम पे है, तो इस मेथड्स के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे और एक क्वेश्चंस लेंगे और इससे प्रश्न को कैसे बहुपद को कैसे हम दो अन्य बहुपदों में तोड़ेंगे उसको हम देखेंगे। तो चलिए, तो मैं विधि का नाम लिख देता हूँ। हमारा जो विधि रहेगा ये जो रहेगा मध्य पद तोड़कर, ठीक है, इसका नाम है सीधा मध्य पद तोड़कर विधि। हाँ तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ इस विधि का नाम, और मुझे यही नाम अच्छा लगता है, मध्य पद तोड़कर विधि। थोड़ा उड़ान लग रहा है ना, लेकिन क्या करोगे, विधि का नाम ही है, ठीक है। मैं क्वेश्चन जो है आपको बुक से लेता हूँ, बुक से लेने से ये मेरे लिए फायदा है, आपको लगेगा सर बुक ही से पढ़ा रहा है। मैं चाहूँ तो मैं आपके बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर है उससे भी क्वेश्चन ले लेता, लेकिन आपको लगता, मुझे ऐसा लगता है कि आप सोचते हैं कि सर पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस कहीं दिया नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जो पढ़ने की जो इंटरेस्ट रहेगा वो कम ना हो जाए, इसलिए मैं जो है बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस नहीं लेता, मैं डायरेक्ट आपके बुक से क्वेश्चंस ले रहा हूँ। अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमको बुक के क्वेश्चंस पे बार बार प्रैक्टिस करा रहे हैं, इससे अच्छा कहीं और से क्वेश्चंस उठा लेते, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर जब भी बनाऊंगा तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि बुक से क्वेश्चन ना लेके मैं आपको जो बोर्ड में जो अलग से जो क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को लेने का मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो खैर आज तो मेरा मन बुक के क्वेश्चन के ही बनाने का है, तो मैं बुक से क्वेश्चन लूंगा, जो कि मैंने ले लिया आपके उदाहरण नंबर 19 का 1 से की घात 2 धन 3x धन 2। इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, गुणनखंड करना है, ये जो बहुपद दिया है इसका, ठीक है। क्वेश्चंस को नहीं करना है, जो बहुपद दिया है उसका, ठीक है। चलिए यहाँ पे नंबर भी लिख देता हूँ 19, ठीक है। हाँ तो देखिए ये विधि है, तो विधि का कुछ न कुछ रूल रहता है, क्या रहता है जी, रूल रहता है। तो रूल जो है मैं जो है इधर लिखूंगा, इसका नियम जो है मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। पहला नियम, पहला नियम, तो नियम को समझने से पहले कुछ एक बेसिक जानना पड़ेगा कि हमारा जो बहुपद जो रहता है कैसा बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघातीय बहुपद।
द्विघाती बहुपद कैसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या रहती है 2। इसकी जो संरचना रहती है इस टाइप का रहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन का सी, जहां पे ए जो है ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। बी जो होता है क्या होता है एक्स का गुणांक होता है। सी जो होता है ये क्या होता है एक्स घात जीरो का गुणांक, एक्स घात जीरो का गुणांक लिख सकते हो, और या तो इसी को लिख सकते हो अचर पद है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ए जो होगा कभी भी जीरो नहीं होगा द्विघाती बहुपद में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हम यूज नहीं करेंगे। ये वाला जो रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम पद पूरा, ठीक है। ये जो होता है हमारा कहलाता है अचर पद। क्या कहलाता है? अचर पद। और ये जो बीच वाली जो पद रहती है इसको हम लोग बोलते हैं मध्य पद। ये नाम हम यूज करेंगे अभी सबसे ज्यादा, मध्य पद, ठीक है। तो खैर मैंने आपको बता दिया। चलिए पहला रूल क्या है आपको, अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलो या तो प्रथम पद बोलो, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलो या तो बोलो प्रथम पद, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक में बोलूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिए यहाँ पे ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद यानी सी दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आपको लिख दो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या 1 है और इसका क्या मल्टीप्लाई करिए 2, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया 2। मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा इसे ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है, n1 और n2 ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि पहला क्या कि n1 और n2 का जब मैं गुणा करूं तो मुझे क्या मिले, ये 2 मिले। दूसरा इस n1 और n2 को जब मैं जोड़ूं और घटाऊं तो मेरा जो हो मध्य पद के बराबर आना चाहिए। मध्य पद क्या है यहाँ पे 3 है। देखियो इसमें मैं चर को नहीं लिख रहा हूँ, तो इसमें भी मैं चर को नहीं लिखूंगा, सिर्फ हम नंबर की बात करेंगे। जब यहाँ पे हम चर को लिखेंगे तो चर को वहां पे लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ब्रेक करिए 2 को, तो जिसका गुणा करूं तो 2 आए, तो देखिए इसका एक ही है 2 गुणा 2, 2 गुणा 1, 2 गुणा तो सॉरी 2 गुणा 1 कितना आएगा 2 आएगा। ये तो क्लियर हो गया। एक जो रहेगा हमारा 2 रहेगा, एक जो रहेगा हमारा 1 रहेगा। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ये पहला रूल। दूसरा रूल को देखिए, इनको जोड़ू या घटाऊं, इनको जोड़ू या घटाऊं क्या आना चाहिए, धन का 3 आना चाहिए। तो आप क्या कर दे दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये क्या आ गया धन का 3 आ गया। ये दोनों रूल को फॉलो कर ले। पहला आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर गुणांक अचर पद का गुणा करना है, गुणा के बाद जो नंबर आएगा उसे दो अन्य ऐसे नंबर में तोड़ना है, इनको गुणा करने पर क्या हो इसके बराबर आए, और जोड़ने घटाने पर जो वो मध्य पद के बराबर आए, वही दोनों संख्याएं, ठीक है। तो ये आ गया 2 और 1, 2 और 1 के फॉर्म में टूटेगा ये बीच वाला। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 3x को हम लिखेंगे 2x धन x और धन का 2। ये मध्य पद को हमने तोड़ दिया, इसीलिए इस विधि का नाम रखा गया मध्य पद तोड़कर विधि। लेकिन कैसे तोड़ेंगे, इधर जो रूल बताया इस रूल का यूज करते हुए आपको तोड़ना है। अब क्या करेंगे, आप दो दो का जोड़ी बना लेंगे, एक जोड़ी दो जोड़ी, ठीक है जी, बन गया जोड़ी। अब क्या करेंगे, पहले वाले जोड़ी से ध्यान सुनिए, पहले वाले जोड़ी से जितना ज्यादा से ज्यादा उभयनिष्ठ निकले उतना निकालिए, जितना आप निकाल सकते हो उतना निकालिए। देखिए दोनों में क्या है, एक साथ क्या निकलेगा, एक से ही निकलेगा, और कुछ तो है नहीं, क्या हो जाएगा एक से धन ऊपर। पहले वाले जोड़ी से जितना निकले बाहर उतना निकालो, दूसरे वाले जोड़ी से उतना ही बाहर निकालो कि ये ब्रैकेट के अंदर जो है उसके बराबर आ जाए। दूसरे वाले जोड़ी से उतना ही बाहर निकालो कि जितना ये लिखा है उतने के बराबर आए। पहला से जितना चाहिए उतना बाहर निकालो, जितना निकल जाए निकालो। दूसरा से उतना ही बाहर निकालना है जितना कि इसके जैसे बन जाए। देखो दोनों को मैं अगर धन का एक इसमें से कॉमन ले लूं तो ये कुछ नहीं रहेगा, जैसे कि तैसा ही हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले से ज्यादा, दूसरे वाले से उतना कि इतने के ब्रैकेट के बराबर यहाँ बचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक पद बन गया, ये कितना पद बन, 2 पद बन गए, 2 पद हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये 2 पद हो गया, अब दोनों पदों में सेम क्या है, x धन 2, x धन 2 को हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, ये x धन 2, तो बच क्या गया आपका x धन का 1 बच गया ये। और ये आपका जो है ये आपका कहलाएगा गुणनखंड, यानी जो ये बहुपद जो है इसका गुणनखंड क्या मिल गया, x धन 2 और x धन 1, ठीक है। पहला ये रूल याद रखेंगे,
दूसरा, आपको इसमें से पहले पद से सबसे ज्यादा जितना निकल जाए इसमें से उतना ही निकालना है कि इतना बचे, और फिर इन दोनों को दो पद, इन पद से ये जो ब्रैकेट में उसको बाहर निकालो, जो बच गया उसको लिख दो। ये आपका क्या बन गया, गुणनखंड बन गया। इसी को बोलते हैं गुणनखंड करना, गुणनखंडन करना विधि है, गुणनखंडन ब्रेक करना, और जो मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो मध्य पद तोड़कर विधि से जो है इस तरह से हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, और समझ में आ गया, तो इस तरह से करते हैं। अगला जो आपका टॉपिक आने वाला है वो जो है आपका द्विघाती बहुपद। द्विघाती, यहाँ पे नाम लिखा होगा ना स्पेशल, कारण ये है क्योंकि बहुपद जो है सिर्फ दो ही घात के नहीं होते, 3 घात के होते हैं, 4 घात के होते हैं, 5 घात के होते हैं, उसकी अलग अलग घातें होती है। क्योंकि आपके सिलेबस में जो है द्विघाती सिर्फ 2 घात बहुपद की बात किया गया है, तो इसमें से हमको बताना पड़ेगा कि कितने घात की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आप जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में थोड़ी आएगा मैं कितने घात की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो स्पेशली इसमें क्लियर किया गया है, और स्पेशल जो है आपको द्विघात का ही बताया गया है। तो इसलिए मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ वो द्विघात के लिए बताने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ से प्रारंभ कर देता हूँ द्विघाती लिखना। ठीक है, तो द्विघाती बहुपद का यहाँ पे, हालांकि अभी जो मान और अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मान और शून्यक जो है वो सभी के लिए होता है। ठीक है ना, लेकिन आगे जो बताऊंगा वो स्पेशल इसी के लिए होगा, तो इसीलिए मैं अभी से प्रारंभ कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। द्विघाती बहुपद, बहुपद, द्विघाती बहुपद का मान व शून्यक, मान व शून्यक आपको नया नया चीज सुनने को मिल रहा होगा। देखिए मान को इंग्लिश नाम होता है वैल्यू, आपने सुना होगा, एंड शून्य का नाम होता है जीरोस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, इसका जो एक्सपांड फॉर्म है उसको मैं आपको पहले ही समझा दिया हूँ। सिंपल वे में ये समझिए कि जीरोस और वैल्यूज, और जो जीरोस जो हैं, वैल्यूज और जीरोस जो हैं, या बोले शून्यक और मान जो है, दोनों जो होती है एक संख्या होती है। दोनों दोनों क्या होती है, एक संख्या होती है। दोनों दोनों क्या होती है, पहली बात आप ध्यान रखेंगे, जो आपका मान जो है और जो आपका शून्यक जो है, ये दोनों जो होते हैं कोई ना कोई संख्या होता है, कोई ना कोई नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं जी, कोई ना कोई नंबर्स होते हैं, कोई ना कोई संख्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, जब किसी बहुपद में, ठीक है, मान किसको बोलेंगे, मान किसको बोलेंगे, वैल्यू किसको बोलेंगे, जब किसी बहुपद में किसी नंबर को रखने पर, जब किसी बहुपद में किसी नंबर को रखने पर, ठीक है, शून्य प्राप्त नहीं होता। क्या प्राप्त नहीं होता, शून्य जो होगा प्राप्त नहीं होता। शून्य के छोड़ कोई भी संख्या आती है तब वह क्या कहलाता है, जो नंबर हमने रखा वह नंबर क्या होगा, मान होगा। मैंने क्या बोला, जब किसी बहुपद में x का नंबर रखा जाता है, x इक्वल करके कोई नंबर रखा जाता है, ठीक है, x इक्वल करके जब कोई नंबर रखा जाता है, उस नंबर को रखने पर जब क्या हो, बहुपद का मान शून्य प्राप्त न हो, शून्य को छोड़ कोई भी नंबर मिल जाए, 1 2 3 4 10 20 30 4, लेकिन शून्य न मिले, तो वो जो नंबर जो रखते हैं वह नंबर जो होता है उस बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, शून्यक, शून्यक, जीरोस, जीरोस, ठीक है, जीरोस क्या होता है, जब किसी बहुपद में, जब किसी बहुपद में चर का मान, चर मतलब x, कोई जो चर है, जब चर का मान रख, चर का कोई भी नंबर रखते हैं, सीधे जैसे कि मैंने क्या किया, चर x इक्वल 1 रख दिया या x इक्वल 2 रख दिया, तो चर के जगह पे जब कोई संख्या रखते हैं, क्या करते हैं, जब चर की जगह पे कोई संख्या रखते हैं, संख्या रखने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो उसका जो हल जो होगा वह क्या प्राप्त हो, जीरो प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, जीरो प्राप्त हो, तब वह जो होती है शून्य कहलाती है। कौन, जो संख्या हमने रखा वह संख्या। ठीक है, जब किसी बहुपद में x का कोई नंबर रखा जाता है, x जो अचर है उसका जब, सॉरी अचर बोलता हूँ, चर, x से जो चर है उसका जब कोई नंबर रखा जाता है तो क्या होता है, जब हल करते हैं, हल करने पर शून्य प्राप्त होता है, तो वह जो संख्या जो है, जो संख्या हमने रखा वह शून्य कहलाता है। ठीक है, तो मान में हल रखने पर नंबर को जब रखेंगे तो शून्य नहीं प्राप्त होगा, तो वो मान कहलाएगा, जब शून्य मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है ना, अब देखिए हमारा जो द्विघाती बहुपद है, ठीक है,
द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या है हमारा द्विघाती बहुपद? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। जहां पर क्या होता है, ए जो होता है नॉट इक्वल जीरो होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, जब इसको हल करोगे तो इसके जो होते हैं दो हल मिलते हैं। क्यों दो हल? क्योंकि इसकी घात दो है, ठीक है। एक हल जो होता है अल्फा होता है और एक हल जो होता है क्या होता है इसका? बीटा होता है। एक हल क्या होता है? अल्फा होता है और एक हल क्या होता है? बीटा होता है, ठीक है ना। और द्विघाती बहुपद का इसकी जो होती है शून्यक जो होती है, शून्यक के रूप में, ठीक है, शून्यक के रूप में, शून्यक के रूप में इसका जो मान, इसका जो होता है मान, ये आपका होता है एक्स की घात दो, ठीक है, एक्स की घात दो, ठीक है, ऋण एक्स धन अल्फा धन बीटा एक्स और प्लस जो होती है अल्फा बीटा होता है। ये ऐसा फॉर्म में होता है द्विघाती बहुपद का जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है इसके शून्यक के रूप में। ये होता है एक्स की घात दो ऋण अल्फा धन बीटा एक्स धन क्या होता है? अल्फा बीटा। ये धन और ये गुणा क्या है आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। बट आज समझिए द्विघाती बहुपद का क्या होता है, ऐसा फॉर्म होता है और इसका जब हल करेंगे तो हमें दो हल मिलेगा। एक हल को लेते हैं अल्फा और एक हल को लेते हैं बीटा, और उसका जो सामान्य रूप होगा शून्य के रूप में, यानी हल जो होगा ये अल्फा बीटा, तो हल के रूप में तो एक्स की घात दो माइनस अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हल जो होता है, हल बोलना चाहिए उसकी जो शून्यक जो प्राप्त होती है उसी को मैं हल बोल रहा हूँ, ठीक है, अल्फा बीटा। तो जो हल जो होगा लास्ट में जो बोलना चाहिए वेरिएबल का जो हल जो प्राप्त होता है, जो चर का जो मान जो मिलता है वह मान जो होता है क्या कहलाता है? हल कहलाता है। और वही हल जो होता है अब शून्यक भी होता है ना, शून्यक भी होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट कदम रखने वाले हैं, समझने वाले, एक्स धन अल्फा धन बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या चीज होता है, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन करें फिर आगे हम चलते हैं। हम जो है नेक्स्ट आपका पढ़ने वाले हैं शून्यकों का भागफल और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, हाँ गुणनफल। तो उससे पहले आपको समझना होगा जो द्विघाती बहुपद जो होता है आपका एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए जो होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक और बी जो होता है आपका एक्स का गुणांक और सी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अचर पद, ठीक है। ये आपको समझना होगा। तो हम जो है जब आपका द्विघाती बहुपद को जब हल करते हैं, ठीक है ना, तो इसके गुणांक ये मिल गए और इसका जो हल जो होता है द्विघाती बहुपद को जब हल करते हैं, तो हल करते हैं मतलब कहने का मतलब जब इसका जो शून्यक जो होते हैं, ठीक है, द्विघाती बहुपद के हमको दो शून्यक मिलते हैं। पहले शून्यक होता है अल्फा और दूसरा जो शून्यक होता है ये आपका होता है बीटा। तो ये द्विघाती बहुपद के आपका जो गुणांक है और जो शून्यक जो है इन दोनों में एक संबंध होता है, जिसमें पहला जो संबंध होता है इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योगफल। इसमें हम क्या करते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो ये आपको मिलता है, अल्फा और बीटा को ये करते हैं तो ये होता है माइनस बी बाई ए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने सारे चीज को बता दी तो इसको कैसे आप नहीं बता रहा? तो मैंने जो है अपने जो मेन लेक्चर है उसमें ये पूरा आपको बता दिया है। तो ये जो है मैं आप डायरेक्ट आपको फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये आपका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर ये आपका होता है सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए। क्लियर हो गए? अब देखिए इसमें जो है एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, तो इसके लिए मुझे जो है सीधा जो है आपका एक क्वेश्चंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है, प्रश्न ही लेना पड़ेगा। तो मैं जो है एक उदाहरण जो है आपके बुक से ही उठा लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि उदाहरण नंबर जो है आपका 23 दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ऋण का 4, जिसमें आपको बोल रहा है ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका आप शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालिएगा अगर आपको बोले तो कैसे आप निकालोगे? देखो तो आप क्या करोगे, इसका जो है पहला गुणनखंडन करोगे। तो गुणनखंडन जब करोगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 4 है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब 4 को दो अलग अलग नंबर में ब्रेक करेंगे तो पहला देखिए 4 को देखिए 2 गुणा 2, जिनको आप क्या करोगे
जोड़ो 4 आ गया, लेकिन यूं नहीं आ पाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 1, तो क्या आ जाएगा 4। और दूसरा देखिए जब हम क्या करेंगे ऋण एक में ऋण एक में जब सॉरी एक में जब क्या करेंगे 4 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऋण का 3 मिलेगा, ठीक है। तो मध्य पद को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो भी मिलता है उसको दो ऐसे फॉर्म में ब्रेक करते हैं जिसका गुणनफल वही आए और जोड़ने घटाने पर बीच के पद के बराबर है। देखिए 4 गुणा 1 4 आ जा रहा है इसके बराबर, और एक में जब क्या किए ऋण 4 किए तो कितना आ गया, ऋण का 3 आ गया, जो कि आपका क्या है मध्य पद के बराबर है, ठीक है। तो ये जो है आपका ब्रेक हो जाएगा, एक से एक घात 2 ऋण एक्स, और सॉरी एक से ये धन होगा, ठीक है। ये ऋण का 4 और ये हो जाएगा ऋण 4। ये इधर देखिए ये क्या होगा, एक्स बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा एक्स धन का 1, और इसमें से ऋण 4 बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स धन का 1, ठीक है। आगे आपका आ जाएगा एक्स धन का 1 और ये हो जाएगा एक्स ऋण का 4, ठीक है। अब ये आपका क्या मिल गया, ये आपका मिल गया गुणनखंड। क्या प्राप्त हो गया जी, गुणनखंड प्राप्त हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर हमें शून्यक निकालना है तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स धन 1 इक्वल 0, और एक बार जो है एक्स ऋण 1 इक्वल, या एक बार ऐसा लिख दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्स धन 1 और एक्स ऋण 4 इक्वल क्या हो जाएगा 0, एक्स धन 1 बराबर 0 और एक्स ऋण 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। सो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा ऋण का 1, और यहाँ पर x बराबर उधर जाएगा क्या हो जाएगा धन का 4। तो यहाँ पे जो है आपका जो है शून्यक जो होगा ये होगा आपका ऋण का 1, वह क्या होगा 4 होगा जी, ठीक है। तो अगर आपको बहुपद दिया रहा है तो शून्यक आप जो है ऐसे निकालोगे। अगर आपको क्या कर दे, अगर आपको शून्यक दे दे, जैसे कि मैं इसी को ले लूं, आपको शून्यक दे दे ऋण का 1 व ऋण का 4 है, तो आपको बोले क्या निकालिए, गुणनखंड निकाले। क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना। तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि एक्स बराबर क्या दिया है ऋण का 1 और एक्स बराबर क्या दिया हुआ आपका धन का 4। ये इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा तो ऋण का 1 क्या हो जाएगा धन का 1 0, ये इधर आएगा तो ऋण का 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों को जब एक साथ मिला दोगे एक्स धन 1 इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स ऋण 4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स धन 1 जो हो जाएगा और एक्स ऋण 4 ये आपका जो आया, ये आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्या होगा, आगे प्रश्न में आपको क्या दिया रहेगा, शून्यक दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि आप जो है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आप क्या करोगे, गुणनखंड ज्ञात करोगे, ठीक है, गुड। अगर आपको बोले बहुपद बनाए तो और आगे सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और आपका धन 1 का मल्टीप्लाई एक्स ऋण 4 के साथ होगा, इन दोनों के साथ। आगे आपका आ जाएगा एक्स ऋण घात 2 ऋण 4 एक्स धन एक्स ऋण का 4। देखिए आगे क्या हो जाएगा एक्स ऋण घात 2, ये दोनों आपस में कैलकुलेट होगा तो ऋण 3x और ऋण का 4। तो आप देख पा रहे हैं आपको जो है यहाँ पे ये जो मिल रहा है, आपका ये जो है आपका सेम बहुपद के जैसे है, जो आप बहुपद लिए थे तो वो उसके जैसे है। तो आप इसमें ये समझ सकते हैं कि अगर एक बहुपद दिया रहा है उस बहुपद को गुणनखंड पूछे ऐसे निकालोगे, अगर शून्यक पूछे तो आप जो है इस तरह से निकालोगे। ये आपका क्या है, शून्यक है। अगर आपको शून्यक दे दे और आपको गुणनखंड पूछे तो आप ऐसे इसको उल्टा सॉल्व करोगे, और अगर गुणनखंड निकल के अगर बहुपद पूछ दे तो इसको और आगे सॉल्व करोगे, ये क्या मिल जाएगा आपको बहुपद मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक बहुपद का गुणनखंड शून्यक और शून्यक से गुणनखंड और बहुपद निकाल सकते हैं। दूसरा आपको हमको ये सीखना है कि योगफल और गुणनफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे आपका यही वाला बहुपद ले लेता हूँ, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, उदाहरण 23 का जो लिया हुआ हूँ यही मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका जो है बहुपद जो है कैसा बहुपद है, द्विघाती है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है एक्स घात 2 ऋण 3x और ऋण का 4, ठीक है। इसकी क्या करेंगे आप तुलना कर देंगे, इसकी तुलना व्यापक द्विघातीय बहुपद, ठीक है। द्विघाती बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से करने पर, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखिए इससे जब इसकी तुलना मतलब क्या,
तुलना मतलब समझिए तराजू तौलने का काम करता है, यानी दोनों भाग को इक्वल करना, ठीक है। तुलना मतलब तराजू, सेम जैसा आप वेट करते हैं ना। अच्छा, आप लोग कभी इलेक्ट्रॉनिक वाले आ गया हो ना, इलेक्ट्रॉनिक वाला वेट मशीन देखो, चढ़ाए बताता है 1 किलो 2 किलो कितना है। पहले पहले के जमाने के लोग जो ये ऐसे हैंड में रख के, आप लोग जब छोटे से हटरी वगैरह गए हो छोटे मार्केट, तो वहां आपको देखने को मिला होगा। हालांकि दुकान वगैरह में तो आज इलेक्ट्रॉनिक आ गया है। क्या करते हैं, एक ऐसा हैंड से उठाने वाला रहता है और इधर 2 पल्ले रहते हैं, या तो कई दुकान वाले ऐसे भी यूज करते हैं कि इधर बाट रखते हैं और इधर कटोरा बना रहता है उसमें सामान रखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं उस टाइप का। तो उस टाइप की तुलना की बात कर रहा हूँ। तो दोनों में क्या करते हैं, इधर एक बाट रख देते हैं 1 kg का, और इधर जो सामान रखते हैं उसको भी 1 kg बनाने का हम कोशिश करते हैं। तो उसी तुलना से उसी तौलने वाला जो है उससे बना हुआ है यही तुलना। इसमें तुलना मतलब देखना कौन ज्यादा है कौन कम है। तुलना का मतलब क्या, उन दोनों में कंपेयर करना कौन ज्यादा है कौन बड़ा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है और यहाँ की एक ही जगह पे क्या है। यहाँ की एक जगह पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मल्टीप्लाई 1 है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर जो है आपको 1 मिलेगा। यहाँ देखिए b, एक से x है, b की जगह पे क्या है, ऋण का 3। ये देखिए ये धन है और ये क्या है, ऋण है। ये धन है और ये क्या है, ऋण है। तो धन b बराबर क्या होगा, ऋण का 3, और c बराबर क्या हो जाएगा, ये धन है तो ऋण का क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। तो जब इसकी तुलना करेंगे व्यापक द्विघात बहुपद से, ठीक है, इसकी तुलना द्विघातीय बहुपद, व्यापक द्विघाती बहुपद इससे, तब ये आपका a और b और c का मान मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इससे आपको क्या करना है, पहला आपको निकालना है शून्यकों का योगफल। ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या दिया उधर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। यहाँ पर ध्यान देंगे b में पहले से माइनस लगा हुआ है। ठीक है। तो माइनस आप लगाएंगे, ऐसे ब्रैकेट लिखेंगे ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है। और b की वैल्यू क्या दिया, माइनस का 3, और a की वैल्यू क्या है, धन का 1। तो माइनस माइनस क्या होगा, धन, तो ये हो जाएगा आपका धन का। सो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल जो होगा ये आपका आएगा धन का 3। दूसरा देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये है आपका अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है, माइनस का 4, और ये क्या दिया है 1। सो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो हो जाएगा माइनस का 4, यानी शून्यकों का जो होगा गुणनफल जो होगा ये आपका होगा माइनस का 4 होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है मोस्टली जो है चैप्टर्स जो जितने भी मेन जो टॉपिक है, और यहाँ तक बोलूँ इसमें मैंने जो आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। यहाँ तक कि मैंने पूरे चैप्टर्स के पूरे जो टॉपिक है, टॉपिक के डेफिनेशंस के साथ साथ जितने वन टाइप, मतलब मैंने क्या किया, जितने टाइप के क्वेश्चंस है उनका कम से कम वन क्वेश्चंस लेके मैंने सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वे सारे मैंने मेरे जो ये समरी जो क्लास है इसमें आपको बता दिया है। ठीक है। खैर आपको अगर कुछ लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जाए, कि इसमें और कुछ इंक्रीज कर दिया जाए ताकि हमें और कम समय में ज़्यादा समझ में आ जाए, तो प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं कैसा हूं, मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, मेरी पढ़ाई कितनी आपको समझ में आ रहा है, वो आपके कमेंट्स, आपके जवाबों से ही मुझे समझ में आता है। मैं तो अपने तरफ से पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चे की जितने मन में डाउट्स होंगे वो सारे डाउट को मैं बता दूं यहीं पे। बट क्या होता है, कुछ मेरे से भी रह जाते हैं, क्योंकि आपकी जो है नॉलेज जो है कितना ज़्यादा है कम है वो तो मैं आकलन नहीं कर पाऊंगा, मतलब नहीं कर पा रहा हूँ। बट मुझे जितना लगता है कि इतना बच्चों को में आता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कुछ ऐसे रह जाते हैं जो हमारे टाइम भी हमारे टीचर थे तब भी हमसे भी वैसे होता था, जैसे आपको हो रहा कुछ चीज समझ में ना आ रहा होगा तो आप बिना हिचकिचाए नीचे आपके वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट का ऑप्शन दिया है, वहां पर आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाले पॉइंट्स, ये वाले टॉपिक्स मुझे समझ में नहीं आई हैं, तो मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। और दूसरा चीज,
मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मेरे में और कितना इम्प्रूवमेंट मुझे करना पड़ेगा, ये जो है आपके कमेंट से ही मुझे पता चल सकता है। तो प्लीज आई हृदय से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मेरा एक थोड़ा सा सहयोग करिए कि मुझे मेरा रिव्यू आप दीजिए। आप मुझे बताइए कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मेरी पढ़ाई आपको कैसे लग रही है और आप कैसा और परिवर्तन चाहते हैं, वो मुझे बताइए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं अपने तरफ से आपके लिए एक अच्छा और बहुत अधिक तरीके से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप जो है मैथ्स को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखेंगे, मैथ्स आपको तभी समझ में आ जाएगा जब आप मैथ्स की रोज पढ़ाई करेंगे, रोज तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मैथ्स को अच्छे तरीके से समझना है तो आप डेली रूटीन बना लीजिए। आपको कम से कम आपको रोज का आधे घंटा मैथ्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, या कम से कम आपको 2 क्वेश्चन जो है रोज मैथ्स का बनाना है, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे कुछ भी। ठीक है, तो खैर आज इतना ही। और ये जो हमारा समरी क्लास था यूनिट नंबर 1, जो कि आपकी बीजगणित और अध्याय नंबर 1 बहुपद, जिसको मैंने अपने तरीके से पूरी तरह से मुझे लगता है कि मैंने पूरी तरह से आपके लिए एक समरी छोटा सा फॉर्म में आपको बना के दे दिया है। और ठीक है, आप लोग तैयारी करिए, पढ़िए, और कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो तो प्लीज मेरे से पूछिए। इसी के साथ थैंक यू मेरे क्लास में इतने समय से बने रहने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।